Good morning, everyone. So, today we are going to start from short answer type questions. Okay? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के बहुत ज़्यादा थे, वो 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और अब हमें स्टार्ट करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें डायग्राम नीडेड है, तो उनमें डायग्राम मैंने कुछ में दे भी रखा है और बाकी सब ऐसे क्वेश्चंस हैं मोस्टली पहले भी मैंने आपको बताया था कि जिन क्वेश्चंस में आपको डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें आपको एक्टिविटी डिस्क्राइब करके और फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें जैसे हाउ विल शो दैट द magnetic needle will show deflection when it is bring near when it is brought near to द करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक्टिविटी के लिए आपको कई बार जो लैंग्वेज है वो अपने आप से सेटअप करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर लिखें तो बेटर होगा कि बाय राइटिंग ये मत सोचिए कि ये थ्योरी वाला आंसर है उसको हम लिख लेंगे जब एग्ज़ाम में आएगा, इतना मैटर नहीं करता है। तो मैटर लैंग्वेज करती है। यहाँ जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं तो लैंग्वेज आपसे फ्रेम नहीं कर मिलती है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए कि हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि हमें कितने मार्क्स में कितना बड़ा आंसर लिखना है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं इनमें वेटेज 2 मार्क्स भी हो सकता है और 3 मार्क्स भी, क्योंकि इस बार पेपर का जो पैटर्न है सीबीएसई का दैट इज़ चेंज नाउ। और पहले हमारा जो पैटर्न था उसमें 1 मार्क के बाद 3 और 5 मार्क्स थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज है। तो अभी सैम्पल पेपर नहीं आया है, क्योंकि जब सैम्पल पेपर आएगा साइंस का देन इट विल बी क्लियर कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको दोनों तरह के वेटेज के अकॉर्डिंग आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन 1 यहाँ दे रखा है, इन द फिगर बिलो आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क पी एंड क्यू। तो ये पोल्स पी और क्यू हैं दोनों साइड, और उनको आपको आइडेंटिफाई करना है नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। 2010 में आया है ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना अगर आपको टेक्निक पता है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्योंकि ये जो लाइंस हैं जो यहाँ शो की गई हैं, दोज आर द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में अगर लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं तो इट मीन्स लाइंस आर ऑलवेज एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर निकलती हैं, यहाँ से भी बाहर निकल रही हैं, यहाँ से भी बाहर निकल रही हैं, इट मीन्स बोथ आर द नॉर्थ पोल्स, ठीक है। तो दोनों ही क्या हैं, नॉर्थ पोल हैं। तो उसको आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि आपको रीज़न भी देना है। अब वही 2 मार्क्स का आपका आंसर है, 1 मार्क तो आपका पोल्स के नाम लिखने का है कि पी एंड क्यू बोथ आर नॉर्थ पोल्स। दूसरा आपको 1 मार्क तब मिलेगा जब आप रीज़न लिखेंगे। तो बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर emerging या magnetic field lines are emerged from both the poles, and always the magnetic field lines are emerged from north poles. okay, तो ये आपको रीज़न देना है यहाँ पर। तो ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट की जाती है। स्टेट द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन, तो स्टेट भी करना है। और लैंग्वेज जितनी आपको लिखनी पड़े उतनी लैंग्वेज लिखिए, क्योंकि लैंग्वेज का ही रोल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल होते नहीं हैं। सीबीएसई में 2010 और 13 में आ चुका है ये। फैक्टर्स किन पे डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स के लिए वही जो फार्मूला था एक मैंने आपको बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है और मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड फाइंड करनी है, तो फार्मूला ये होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो करंट कितना है उस वायर में, और दूसरा रेडियस का मतलब डिस्टेंस, जो पॉइंट है जहाँ पर हमें फाइंड करनी मैग्नेटिक फील्ड वो उससे कितनी डिस्टेंस पे है। और करंट, इफ़ करंट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, or if the distance from the point will increase then the magnetic field decreases. Then coming to question number 3,
यहाँ रूल आपको स्ट्रेट करना है तो रूल आप स्ट्रेट भी करेंगे, पूरा आंसर लिखेंगे आप, जितना बड़ा आंसर नीडेड है, द होल आंसर यू हैव टू राइट, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने भी बात की थी। और देखिए ये टाइप कितनी बार आया है, 2008 से लेकर 15 तक, 8, 10, 11, 13, 15 में यही क्वेश्चन आया है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। केस बहुत सिंपल है कि स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन आपको एक्टिविटी करके दिखाना है। तो एक्टिविटी में मैंने एक डायग्राम इसी सैम्पल पेपर में आपको स्टार्टिंग में डायग्राम्स प्रोवाइड कराए थे, और मैंने ये कहा था कि ये डायग्राम्स मैंने इसलिए दिए हैं कि डायग्राम्स के थ्रू आपको याद रहेगा कि कौन सा डायग्राम किसके लिए बनाना है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम में आप क्या करेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं दिखाने, बल्कि पूरा इस तरह का डायग्राम दिखाना है। और इसमें ये वाला स्ट्रेट पोर्शन, दिस स्ट्रेट पोर्शन, दिस स्ट्रेट पोर्शन वो दिखाने हैं। साथ ही साथ आपको इसमें एमीटर भी यूज़ करना है और इसमें आपको रियोस्टेट भी यूज़ करना है। तो दैट डायग्राम इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड, मैंने आपको दिया था। तो इस एक्टिविटी में एक तो ये डायग्राम बनाना होगा और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा। उसमें आप जिस भी पार्ट में, बल्कि यहाँ तीनों ही पार्ट्स में, यहाँ यहाँ और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कल्स दिखाए गए हैं। तो उसमें आप सबसे पहले तो जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या नीडेड है, तो हियर वी हैव कंस्ट्रक्टेड वन सर्किट टू शो दिस एक्टिविटी, टू डिस्क्राइब दिस एक्टिविटी इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर, जो आपने ले रखे हैं, वन बैटरी फॉर द सोर्स ऑफ करंट, एमीटर, रियोस्टेट और करंट कैरिंग वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस दिखाने के लिए मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल की नीड होगी। उसके बाद आप ये डायग्राम में दिखाएंगे जिस भी पार्ट में हम दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करती है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों तरह से दिखा सकते हैं। ऑर्स्टेड से एक्सपेरिमेंट की तरह भी दिखा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हेन अ मैग्नेटिक निडल इज placed close to the wire, then it deflects because there are the magnetic field lines around this wire, and those magnetic field lines are in the form of concentric circles। तो पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको फ्रेम करनी है, फिर वैसे आंसर लिखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है। एक्टिविटी ऐसी वाली डायरेक्ट नहीं है और अदर एक्टिविटीज़ हैं। दूसरी बात, अगर यही क्वेश्चन चॉइस में आता है तो उसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम। तो लेबलिंग अगर लिखा है तो लेबलिंग भी करनी है, तो उसमें सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखने होंगे आपको, एमीटर, बैटरी, रियोस्टेट, वायर। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द पैटर्न लिखा है यहाँ पर, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। ये सैम्पल पेपर से लिया है 17-18 से। तो दोनों में आपको क्या करना है, एक्टिविटी करके दिखानी है, ठीक है। एंड द लास्ट आई विल शो यू कि मैंने, अगर आपके पास ना हो अवेलेबल तो आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 में इसके बाद आप देखेंगे लिखा है अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरीज करंट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ आप थोड़ा सा एक्सेस चार्ट अगर बना लें देन इट वुड बी बेटर, ठीक है। तो जो डायरेक्शन वाला हमारे पास चार्ट होता है, उस डायरेक्शन वाले चार्ट में ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो पावर लाइन में करंट किधर फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द पावर लाइन एट अ पॉइंट अबव एंड एट अ पॉइंट बिलो द पावर लाइन। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कल्स जो बनेंगे उनकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो सबसे पहले अगर आप ईस्ट टू वेस्ट करंट है तो उसके अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग आपको अपना थंब, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना है। करंट के अकॉर्डिंग आपको थंब सेट करना है, तो थंब की डायरेक्शन किधर आएगी, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जब आपका थंब है तो आप जो सर्कल्स हैं वो देख रहे हैं, सर्कल्स जो प्लेन ऑफ द पेपर है उसके परपेंडिकुलर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ईस्ट टू वेस्ट को प्लेन ऑफ द पेपर में लिया है, लेफ्ट साइड में लिया है, इसको पेपर पे दिखाया है। सर्कल्स 90 भी बनेंगे, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आप बात करें अबव दिस पावर लाइन, इस पावर लाइन के ऊपर बात करें
तो जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड्स होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स जाएंगी। और अगर आप बात करते हैं बिलो द पावर लाइन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। ठीक है, तो अगर आप अबव बात करें तो नॉर्थ टू साउथ बोल सकते हैं, और बिलो बात करें तो साउथ टू नॉर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, सो अबव नॉर्थ टू साउथ और बिलो साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अ मैग्नेटिक कंपास is placed near a current carrying wire, what will you observe when current in the wire is increased? तो आपको पता है कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो देन मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंड, व्हेन द मैग्नेटिक कंपास इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, तो मैग्नेटिक कंपास को अगर करंट कैरिंग कॉइल से दूर ले जाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जब करंट कैरिंग वायर, जब करंट इंक्रीज़ किया था तो पहली वाली जो सिचुएशन थी आपकी, वो सिचुएशन आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ली गई थी कि जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, मैग्नेटिक कंपास को रखा है और करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो इंक्रीज़ होगी, तो कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ ईएम इंडक्शन का भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप आंसर जो है वो उसका भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी करंट प्रोवाइडेड है तो ईएम इंडक्शन के थ्रू आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, उसमें ऑलरेडी करंट आ रहा है। तो पहले पार्ट का आंसर आप डायरेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ही दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। और जब कंपास को अवे ले जाते हैं वायर से, तो कंपास अगर अवे होगा तो उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को कम ऑब्जर्व करेगा। डिस्टेंस अगर दूर हो जाती है जिस पॉइंट पे आप, वही रिलेशन आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, अगर r डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड को कम ऑब्जर्व करेगा, तो डिफ्लेक्शन कम करेगा। इसी का दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेटिक कंपास शोज a deflection near a current carrying wire, how will the deflection of the compass get affected if the current in the wire is increased? तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, अगर करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो इसका रीज़न क्या होगा कि व्हेन द करंट इज इंक्रीज्ड इन द वायर देन बाय द रिलेशन। तो आपको रिलेशन का भी थोड़ा सा, अगर ये बड़ा ज़्यादा वेटेज में है, रिलेशन का भी आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि बाय द रिलेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2πr अराउंड एट एनी पॉइंट अराउंड द वायर, at any point the value of magnetic field will increase due to the increase in the current. So by putting the magnetic compass near the current carrying wire, it will deflect more because it will face a more magnetic field, it will experience more magnetic force. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के चॉइस वाले क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो उसका आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ अ मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन इट इज प्लेस्ड अबव और बिलो अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। तो ये ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक निडल ये रखी है, पहले सिचुएशन थी अगर वायर उसके अबव है निडल के, तो आप देख रहे हैं करंट कैसा फ्लो हो रहा है, करंट इसमें जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। तो स्नो वाला रूल है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट वर्ड्स। फिर डायरेक्शन अगर अपोजिट कर देते हैं तो इसका अपोजिट यानी कि ईस्ट वर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट में जो आपको एक वर्ड बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आप डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद एक काम और मैं यहाँ साथ में कर देती हूँ कि आपका होमवर्क क्या है, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू। तो होमवर्क में आपको क्या करना है कि वन ऑफ द क्वेश्चन इज देयर दैट यू विल राइट इन द होमवर्क, अ मैग्नेटिक कंपास। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में सेंड करना है डायग्राम बनाकर, प्रॉपर डायग्राम शुड बी देयर, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स में है, तो डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन 4 के साथ में आपका एक और क्वेश्चन होमवर्क होगा,
स्टेट द फैक्टर्स, इसी का जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज़ ऑल्सो एन होमवर्क। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो डायग्राम प्रोवाइड किया है उसके साथ में आप आंसर तो देखिए, दिस इज़ द डायग्राम। ये था हमारा क्वेश्चन 17 में। ऐसा डायग्राम, क्योंकि अगर आपको लेबलिंग करनी पड़े तो लेबलिंग भी प्रॉपरली विजिबल हो, की, रियोस्टेट, एमीटर, बैटरी, और यहाँ पर आपको दिखाइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साथ में आप निडल भी दिखा सकते हैं। ओके, सो नाउ हियर योर दिस वर्क इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।